नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए मेरे साथ इस वीडियो की दूसरी खिड़की में एक लड़की है, नाम है प्रियंका भारती। लेकिन प्रियंका भारती को कहा क्या जाता है, यह जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्रियंका भारती जेएनयू में पढ़ती हैं, जर्मन भाषा की पढ़ाई करती हैं और अभी इन्हें एक पद मिला है, लेकिन पद की बात हम बाद में करेंगे। बिहार की हैं, पटना जिले की हैं, फतुहा की हैं। और जब इन्हें पद मिला, मैंने प्रियंका को तलाशना शुरू किया तो इनका जो फेसबुक पेज मिला, दिखाई पड़ा मैं फूलन देवी। फूलन देवी और आई फूलन देवी। परिचय क्या? सोशलिस्ट, समाजवादी, ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी, फेमिनिस्ट, महिलावादी, रिबेल, बागी। मतलब फूलन देवी की तरह बागी भी। जेएनयू में है, विद्रोही है। और जो तस्वीर लगी है, कवर फोटो लगी है, उसमें आप यह तस्वीर देखेंगे भी, फूलन देवी राइफल लिए खड़ी है। प्रियंका जी, आपका नाता कैसे आरजेडी से बना? आरजेडी ने आपको क्यों राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आप ये बताइए, जेएनयू की फूलन देवी हैं, आप फूलन देवी स्वयं को कैसे मानती हैं और फूलन फूलन देवी से प्रेरित कैसे हुई, यह क्या विषय है? देखिए फूलन देवी तो स्वयं को नहीं मानते क्योंकि उनका जो स्ट्रगल रहा है, वो स्ट्रगल इस देश में किसी महिला का होगा, ये सोचना भी बहुत हैरत हैरत में डाल देता है किसी को। हाँ, पर ये है जी। कि उनसे प्रेरित ज़रूर हैं। प्रेरित इस मामले में नहीं कि हम कहेंगे कि हर महिला बंदूक उठा ले और गोलियों से किसी को मार दे या जो भी करे। हमारी प्रेरणा का स्रोत वो इसलिए है क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि हम कभी भी किसी भी अन्याय के खिलाफ दबकर खुद आत्महत्या नहीं कर लें, बल्कि उसके लिए लड़ना सीखें। और इस कदर लड़ें कि अगर संविधान हमारा साथ नहीं देगा, अगर पूरा सिस्टम हमारा साथ नहीं देगा, तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए हम स्वयं सक्षम रहें। बस इस मामले में फूलन देवी हमेशा मुझे प्रेरित करते आई हैं और मेरी आइडल हमेशा रहेंगी। नहीं, आइडियल आपकी हमेशा रही है। आपने कहा कि यदि समाज साथ न दे, संविधान साथ न दे, तो फूलन देवी बन जाओ। तो प्रियंका भी अपने को बागी तो मानती ही हैं, तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रही हैं या रहती हैं। हमने यह भी जाना कि आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, कि यदि आपको किसी ने दबाने की कोशिश की, तो प्रियंका फूलन देवी बनने में देर नहीं करेगी। यह बात सही है ना? इसमें कोई हैरत की बात है ही नहीं, लड़ाई करना तो वैसे भी बहुजनों के खून में है। हमारे अच्छा। पूर्वज लड़ते आए हैं, हमारे दादा लड़ते आए हैं, तो हम लड़ने से कैसे चूकेंगे? चाहे आप यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी जी। में जब हम आए, तो हम यहाँ पर भले नाम बहुत ये होता है कि जेएनयू विश्वविद्यालय है, सबसे डेमोक्रेटिक है, क्रांतिकारी है, राजनीतिक है, पर यहाँ पर किस तरह से एकलव्यों का अंगूठा काटा जाता है, कैसे पीएचडी आने से रोक दिया जाता है कि बाहर धकेल दिया जाता है कैंपस के, ये सब हम देख चुके हैं। तो इसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे थे। जिस साल आपको याद होगा 2019 में फ़ी हाइक आंदोलन हुआ था, जब हम चाह रहे थे, पूरी जेएनयू लड़ी थी कि हमारा फ़ी ना बढ़ाया जाए। 108 में हमारी पढ़ाई होती है, सीधे ₹108 मान के चलिए, 180 तक, और वो बढ़ा रहे थे 13 से 14,000। उस समय में भी हमने एक लोहिया जी के नारे के साथ वो लड़ाई लड़ी थी, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। और उस समय में पुलिस ने तो हमें जो मारा कि मतलब मेरे पैर में ट्यूमर हो गया था खून जम जाने के कारण, और पिछले साल ही मेरा सफदरजंग में इलाज हुआ और वो ट्यूमर निकाला गया। हम चल नहीं पा रहे थे, पर ये जो घुटने पर निशान है, ये जो कटा छिला खून बहा, ये हम उसको एक मेडल मानते हैं, क्योंकि अगर आप युवावस्था में नहीं लड़ेंगे, अगर आप भगत सिंह बनने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो फिर आपका जीवन और आपकी जवानी सब बेकार है। नहीं, ठीक है, पुलिस की पिटाई भी खा चुकी हैं फूलन देवी, प्रियंका जिन्हें हम मान रहे हैं। तो आप ये बताइए प्रियंका जी, आप तो जेएनयू गई ही थीं और आपके माता-पिता की हसरत रही होगी कि बिटिया जेएनयू पहुँच गई। अब तो आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगी, बड़ा नाम करेगी। लेकिन ये आप कहाँ लड़ाई, झगड़े, पिटाई, राजनीति, एक्टिविस्ट, ये कहाँ आप कौन-सा रास्ता आपने पकड़ लिया? आपने तो पिताजी की हसरत ही तोड़ दी होगी। देखिए, बचपन में तो शुरू से पापा-मम्मी चाहते थे कि आईएएस, आईपीएस ही बने। सबका बिहार जी। में तो कहिए कि
कभी बच्चा पैदा लेता है, तो माँ-बाप का सपना ही हो जाता है कि प बच्चा बड़ा हो तो आईएएस बने, आईपीएस बने। उससे नीचे कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी कर ले। जिस जी, समय में आए थे तो आने का संघर्ष भी काफ़ी मतलब क्या बोले उस समय आने तक का टिकट का पैसा नहीं था, तो घर में जो सेंटिंग कराते हैं ना, पटरा-वटरा उसका बचा हुआ था, तो उसी को बेच करके मगध का जनरल का जी, टिकट कटवा लिए थे और इसी तरह से जेएनयू में बस मगध में ही ऐसे पहुँच जाना हुआ। लेकिन यही बात है कि जब पहुँच गए तो संघर्ष ये रहा कि घर से पैसे वग़ैरह उतने नहीं मिले। बीए में ही हम बीए सेकंड ईयर से आज तक घर से एक पैसा नहीं लिए हैं। ट्यूशन पढ़ा करके ही अपना जो रहा खर्च वग़ैरह चलाए, निकाले। और साथ ही साथ राजनीति बहुत लोग कहते हैं कि अरे आए हैं तो पढ़ाई-लिखाई छोड़ दिया है, झोला ढो रहा है, राजनीति कर रहा है जेएनयू में। पर साथ ही साथ मेरा बीए रहा, चाहे एमए रहा, चाहे पीएचडी का कोर्स वर्क रहा, हर जगह डिस्टिंक्शन पे डिस्टिंक्शन होता रहा। क्योंकि हमारा जो पूरा एक बैकग्राउंड है, हमारा बैकग्राउंड ही रहा है कमेरे वर्गों का। हम मेहनती लोग हैं और बिना मेहनत के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो जब हम आए और साथ ही साथ आस-पास में देखा कि कितने स्ट्रगल से लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता भी इतना सुगम नहीं है कि आप बीए में पहुँच गए, तो आप एमए में पहुँच ही जाइएगा। उसके बाद जब पीएचडी का समय आता है, तो आपको निकालने का पूरा कोशिश होता है। इसका बोध है कि नहीं पता आपको इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी में जी। 100 नंबर 100 नंबर का हमारा एंट्रेंस परीक्षा होता है, लेकिन उसको 70 बना देते हैं और 30 में इंटरव्यू होता है। 30 में इतिहास उठा करके देख लीजिए, नाफे कमेटी का रिपोर्ट बताता है कि 30 में खाली टाइटल देख करके, उपनाम देख करके 1, 0, डेढ़, 2 इससे ज़्यादा नंबर हमें नहीं देते हैं। लेकिन उसके अच्छा, बावजूद हाँ, यहाँ कभी नहीं दिया जाता। पिछले साल भी पूरा मतलब होता है ना, पिछले साल भी हम लोग लड़े थे। पिछले साल जी, और लेकिन है ना कि जब तक आप अपना एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं रखिएगा, तुरंत आपको काट के खत्म कर देंगे। जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है जूनियर रिसर्च फेलो का और नेट का, तो उस समय में भी हमारा जो क्योंकि मैं जर्मन भाषा से आती हूँ, जैसा आपने बताया, तो जी, जर्मन भाषा में पूरे देश में सिर्फ़ मुश्किल से एक कैटेगरी में 1 सीट होता है या 2 सीट होता है। वो एग्ज़ाम भी हम निकाल चुके हैं, पिछले साल ही। क्या तो बात है! पढ़ाई जी, और राजनीति दोनों का तालमेल जब तक नहीं रहेगा, तो माँ-बाप के लिए हम कैसे क्या जितना उन्होंने संघर्ष करके यहाँ हमें भेजा, तो उनके सपनों को ही पूरा करना है, अपने समाज को भी वो देना है, जो हमें दे रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, 2 महीने पहले ही मुझे हंगरी जाना हुआ था, हंगरी और ऑस्ट्रिया होकर के आए हैं। वहाँ सिलेक्शन हो गया था हमारा और अभी हमारा स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए भी सिलेक्शन हो गया है 4 से 5 महीनों के लिए, अगले साल जा रहे हैं। चलिए बधाई आपको। लेकिन अब चलिए तीखे सवालों का दौर शुरू करते हैं। बिल्कुल। और प्रियंका जी ये बताइए कि चलिए आपने पिताजी की हसरत पूरी नहीं की, आप आईएएस नहीं बनी, आईपीएस नहीं बनी और आपने एक्टिविस्ट और रिबेल बनने का रास्ता चुन लिया। लेकिन जब राजनीति में आप आ रही हैं या आ गई, आपने चुनाव भी लड़ा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो जी, आपने एक ऐसी पार्टी चुनी, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी जी, यादव की पार्टी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस पार्टी ने और इस पार्टी की सरकार ने 1990 से 2005 तक बिहार को जंगल राज के रूप में बदल दिया। बिहार में अपहरण होते रहे, बिहार में हत्याएं होती रही, बिहार में बलात्कार होते रहे और लोग पलायन करने को मजबूर रहे। तो आप इतनी पढ़ी लिखी, फिर आपने उस पार्टी को क्यों चुना जो सिर्फ जाति जाति खेलती? आरोप तो यही लगता है, मुसलमान यादव, मुसलमान यादव, मुसलमान यादव, यह जोड़ लो, यह जोड़ लो। तो आपने ऐसी पार्टी को क्यों चुना जब इतना आपने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, बिहार के पिछड़ेपन की जानकारी भी आपने रख ली कि जिस पार्टी पर लालू यादव पर आरोप लगा कि बिहार को जंगल राज उन्होंने बना दिया और पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, ऐसी पार्टी क्या आपको शोभा देती है? जवाब दूँ? जी, जी, आप इतिहास से लेकर प्रेज़ेंट तक पे आ रहे हैं, आप किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं जंगल राज की। जी, तो जिस जिस मैं 90 के दशक को बहुजनों का स्वर्णिम काल के दौर पर उसे देखती हूँ। स्वर्णिम काल कैसे कि 90 के दशक को क्रिस्टोफर ज़ेफर लॉर्ड से लेके बहुत सारे फिलॉसफर्स कह चुके हैं, वो मूक क्रांति का दौर था, साइलेंट रिवॉल्यूशन का दौर था। वो एक ऐसा समय था मतलब जब तक बहुजन पिटते रहे, मार खाते रहे, सब कुछ सहते रहे, तब तक सब कुछ जंगल स त सब सब कुछ मंगल रहा। जिस समय उन्होंने रिबेल करना शुरू किया, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू किया, वो तबका जो सर पर जूता रखने को मजबूर था, वो तबका सर से जूता उतार के पैरों में लगाकर चलना शुरू किया, तो उसको एक नैरेटिव में गढ़ दिया गया कि ये जंगल राज है। जंगल राज तो उनके लिए होगा ही, जिनके लिए अब तक वो मंगल राज चला आ रहा था और सब उनसे डर के रह रहे थे। तो वो एक होता है ना कि एक
एक ऐसा दौर था जिसमें क्रांतियाँ हुई, कई क्रांतियाँ साइलेंट तौर पर हुई और वो थी असर्शन की क्रांति। वो अपने आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे थे जिससे वो छुपा कर चलते थे। और रहा जिसको आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का दौर या फिर आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, जातिवाद हुआ, हम उसे जातिवाद के तौर पर नहीं देखते। हम उसे देखते हैं कि अगर एक जाति अपने आइडेंटिटी को असर्ट कर रही है, वो बोल रही है कि हमारा ये तबका है, हमारी ये कम्युनिटी है, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है कि हम लोग एकजुट हैं, हमारी भी अपनी पहचान है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कैसे कह सकते हैं 90 के दौर को, जब उस समय में मंडल कमीशन आया और उसी मंडल कमीशन के कारण ही प्रियंका भारती जैसी महिलाएँ आज जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाई हैं। तो अपने पुरखों का, अपने लोगों का कर्ज़ हम कैसे चुका पाएँगे? अगर वो नहीं होते, तो ना हमारे हाथ में कलम होता, ना हम विश्वविद्यालय का गेट तक देख पाते। यही जेएनयू विश्वविद्यालय है और यहाँ के डीयू के विश्वविद्यालय हैं, जो कह रहे थे कि पिछड़े आ गए तो मेरिट खत्म हो जाएगा। आज देखिए हम अपना मेरिट भी साबित कर रहे हैं और हम इस यहाँ तक इस कैंपस तक पहुँच चुके हैं। वो किनकी देन है? वो लालू जी की ही देन है। आप देखिए कम्युनलिज़्म को खत्म करने वाले, राम रथ रोकने वाले व्यक्ति कौन थे? राबड़ी जी वो महिला मुख्यमंत्री है जिनके समय में 5-5 विश्वविद्यालय खुले। अब आप बताइए कैसे आप उसको देखेंगे? मतलब अगर बहुजन को अधिकार मिल रहा है, तो आपके लिए वो जंगल राज है, जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जो मीडिया में किनका रिप्रेजेंटेशन है? कौन लोग बैठे हैं मीडिया में? तो जो बैठे हैं मीडिया में अगर उनके लिए जंगल राज है, तो आप वो कोट, आप वो टर्मिनोलॉजी अपने तक रखिए। हम उसे मंगल राज और अपने स्वर्णिम काल को देखते हैं और हम उसे वही समझते रहेंगे। नहीं प्रियंका जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि साइलेंट रिवॉल्यूशन का काल था, मूक क्रांति का काल था, और आपने यह भी कहा कि हम पहुंच गए पढ़ने के लिए जेएनयू। आपने मंडल कमीशन की भी बात कर दी, लेकिन आपको पढ़ने के लिए जेएनयू जाना पड़ा। लेकिन आप 1990 से पहले के दिनों को और वर्षों को याद कीजिए। पटना विश्वविद्यालय का क्या इतिहास था, मगध विश्वविद्यालय का क्या इतिहास था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का क्या इतिहास था, चंद्रशेखर इलाज कराने आए थे। लेकिन हुआ क्या? पहले 1990 के पहले शानदार इतिहास, सरकारी स्कूलों का क्या इतिहास था। लेकिन क्या हुआ? वहां से नतीजे आने बंद हो गए, पढ़ाई खत्म हो गई, और प्रियंका भारती को भी पढ़ने के लिए जेएनयू जाना पड़ा। पिछले 3 दशक से क्या पटना विश्वविद्यालय ने एक आईएएस, एक आईपीएस, एक बड़े डॉक्टर को जन्म दिया? मुझे बताइए कहां चली गई व्यवस्था? आप कह रहे हैं जंगल राज नहीं था, और यह जंगल राज की टिप्पणी मीडिया ने नहीं की थी, पटना हाई कोर्ट ने की थी, इस बात को याद रखिए। और लालू यादव को चारा घोटाले में सजा कोर्ट ने दी है, मीडिया ने नहीं दी है। देखिए, हमारा ये कहना है जब आप फैसले की बात करते हैं ना, कोर्ट 2 तरीके से काम करता है और कोर्ट में भी किनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से कोर्ट फंक्शन करती है, कोलोजियम सिस्टम से पूरा का पूरा कोर्ट चलता है कि एक चाचा, एक भतीजा, उसका भागना, उसकी नतनी, सारे के सारे लोग एक-दूसरे के रिलेटिव निकल जाते हैं, जितने लोग जज बैठे हुए हैं, इसका तो हमें अंदाज़ा है। तो हम ये जानते हैं कि जो न्यायालय है, न्यायालय में 2 तरह से होता है, एक फैसला होता है, एक न्याय होता है। लालू जी के साथ न्याय नहीं हुआ। जब आपका उपनाम होता है ना, तो अभी वो उनका जिनकी कविता भी उन्होंने पढ़ी थी, मनोज झा सर ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने किताब में जूठन में ही लिखते हैं कि आपके साथ न्याय होगा या अन्याय, भारत में आपका उपनाम ये तय करता है। तो बिल्कुल वही हुआ लालू जी के साथ में, तो हम उसे नहीं देखते हैं इस तरह से कि उनके साथ न्याय हुआ। और हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का मामला, उसमें भी आरजेडी केस जीत चुकी है। डिस्प्रोपोर्शनेट असेट क्या है कि जितना रेशियो में आपका संपत्ति होना चाहिए, क्या उससे अधिक है? उसमें भी हम केस जीत चुके हैं कि हमारे पास उससे अधिक नहीं है। और रहा उसके आगे के बाद एजुकेशन के बात पे हम बात करते हैं। एजुकेशन में जिस समय में लालू जी की सरकार थी, उस समय में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली हुई थी। वही सेम प्रोसेस जो आज तेजस्वी जी अपना रहे हैं। आपको पता ही होगा पिछले 3 से 4 दिनों में सीधे 1,22,342 नौकरियां मिली हैं। इसको आप 4 से या 5 से भागा कर दीजिएगा तो लगभग 5.5 से 6 लाख लोगों के लिए, क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता है। एक को नौकरी लगा मतलब 5 लोग उससे कम खाएंगे, उनका पेट चलेगा, जीवन निर्वाहन होगा, अच्छे से जीवन चलेगा। तो हम पूरा दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, हम प्रतिनिधित्व का न्याय, हर तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये हमारा इवोल्यूशन है। ये हमारा पार्टी के ऊपर से नीचे घटते ग्राफ को दिखा रहा है कि अगर हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वहां हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कैसी इवोल्यूशन हुआ है हमारी पार्टी का। हम सामाजिक से आर्थिक तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी जितनी भी पार्टियां देश में है, चाहे भाजपा जैसी पार्टी को आप देख लीजिए, आज तक उनका राजनीति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया है। नहीं, धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हैं कि सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ, और इसका फल
आपको प्राप्त हुआ, आपको घेरा गया। लेकिन जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो 2005 में बिहार की जनता ने लालू यादव, राबड़ी देवी को पैदल क्यों कर दिया? देखिए, सत्ता उस से समय क्यों में बाहर भी कर दिया? सत्ता में आना और जाना ये तय नहीं करता है कि आपने काम क्या किया, क्या नहीं किया। वो सिर्फ़ एक जी। फ़ेज़ होता है, सिर्फ़ हुँ। एक फ़ेज़ होता है। अगर ये मतलब मान लीजिए पिछली बार पिछले 2020 के चुनावों में आरजेडी सरकार में नहीं आई थी, लेकिन वोटों का अंतर कितना था? 12,000। तो 12,000 वोटों का अंतर क्या शो करता है कि जनता का हमारे ऊपर में विश्वास बढ़ रहा है। अम्बेडकर भी तो चुनाव लड़े थे, तो हार गए थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अम्बेडकर को लोगों ने अपनाना छोड़ दिया। या अम्बेडकर को हम अपने लिए अपने गुरु नहीं मानते, मानते हैं हम। तो हम यही कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ़ समय का एक नतीजा होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। और लोगों का अगर विश्वास नहीं बढ़ता, तो आरजेडी के भी वोटिंग परसेंटेज में हर कम्युनिटी की तरफ से इज़ाफ़ा नहीं होता। तो लोग विश्वास बढ़ा रहे हैं और इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि 2024 में इंडिया अलायंस जीत रही है। नहीं, ठीक है, आप कह रही हैं, आपका दावा है, चलिए मैं मानता हूं, क्या होगा ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन आप ये मानती हैं ना कि आपको बिहार में, मतलब आरजेडी की बात करें क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन बन गई हैं, कि बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए आपको नीतीश कुमार की जरूरत 2015 में भी पड़ी और 2022 में भी पड़ी। वो नीतीश कुमार जिन्होंने 2005 में आपको पैदल किया था। तो आज नीतीश के बगैर आरजेडी बिहार में सत्ता कायम नहीं कर सकती है। आप पहले अगर हमारे पुराने आंकड़े देखेंगे तो मैंने भी कहा कि आरजेडी अभी 2020 में सबसे ज़्यादा सीट्स लाने वाली सिंगल पार्टी बनी, अकेले, जी। बिना हम्म। किसी सहारे के। तो और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। चुनाव में इतने समय से रहे, राजनीति में इतने समय से रहे, काम भी बहुत किया है, चाहे पुल बनाने का हो, रोड बनाने का हो, हर तरह का उन्होंने काम किया है। तो हम ये कह रहे हैं जब जगदेव बाबू को आप कोट करेंगे, उनको पढ़ेंगे तो वहाँ बात करते हैं कि हम जाति नहीं जमात की बात करते हैं। हम एक अपने कम्युनिटी की बात करते हैं। तो हम अपने पिछड़ों नेताओं को जो समाजवादी विचारधारा से निकल कर के आए हैं, उनको हम कैसे छोड़ देंगे? महागठबंधन का अर्थ ही है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हम वो झूठा जुमला वाला सबका साथ सबका विकास में यकीन नहीं रखते हैं, पर हम समाजवादी सबका साथ में ज़रूर विकास रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस चाचा-भतीजे की जोड़ी को ना कोई तोड़ पाया। आज ही तो नीतीश जी का बयान आया ना कि तेजस्वी हमारे बच्चे समान हैं और इसका साथ और इसका हाथ हम कभी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कह दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। 2017 में कैसे छोड़कर गए थे, वह भी आपको याद होगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से आपने आरजेडी की बैटिंग शुरू कर दी है, बीजेपी एक आरोप लगाता है, मैं हुँ, बीजेपी की बात कर रहा हुँ, हूं। हुँ। आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नेता, दूसरा सबसे बड़ा नेता, कहा जाता है 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव। हुँ, उसके पास क्या विकास का रोड मैप हो सकता है? जो हुँ। 9वीं पास नहीं कर सका, वह बिहार के विकास का कौन-सा रोड मैप तैयार कर पाएगा, यदि उसे इंडिपेंडेंट सरकार बनाने का मौका भी मिल गया तो? आप कबीर को फिलॉसफर मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानता हूं। कबीर कितनी क्लास तक पढ़े थे? पढ़ाई के लिए, सोच और नज़रिए के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को एक नया आयाम तक पहुँचाने के लिए, उसको एक नई दिशा देने के लिए, शिक्षा ज़रूरत नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को कह दिया गया होता, "चलो, चलो तुम शिक्षा लो, बैट छोड़ो, कोई काम मत करो, तुम ये पढ़ाई-लिखाई करो, खेल करो।" आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी जी का पूरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था। लेकिन जिस समय में लालू जी पर अचानक हमले हुए और उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय में उन्होंने कमान सँभाली और इतनी मज़बूती से सँभाली, खुद को साबित भी किया कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम 2020 में उभरे। 10 लाख रोज़गार का वादा किए थे तेजस्वी जी क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि हम आर्थिक आर्थिक न्याय लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी। आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे। अब आंकड़े देख लीजिए, इतनी नौकरियाँ लोगों के हाथ में और सीधे 1 लाख फिर आ रहा है दिसंबर में। उसके अलावा याद कीजिए अगर अगर आगे की दृष्टि नहीं होती, अगर वो नीति के ऊपर नहीं सोचते, तो क्या वो कभी जातिगत जनगणना की बात करते? इस समय में जातिगत जनगणना की बात करेगा बहुत लोग तो शुरू में सोचा था कि हैम्पर हो जाएगा, अरे बोलेगा कि जाति का क्वेश्चन लगाएगा, जातिवाद का क्वेश्चन लगाएगा। पर जब तक आप जो बीमारी है उसका इलाज नहीं कीजिएगा, तब तक बीमारी खत्म कैसे होगा? यही बात हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास
साइंटिफिक डेटा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के पास जब भी कोई मैटर जाता था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाला ही मैटर गया था या आप अपना रिजर्वेशन बढ़ाने का मैटर लेके जाते हैं, कोर्ट का सीधा यही होता है ऑर्डर, आपके पास साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो वही साइंटिफिक डेटा तैयार करने के लिए तेजस्वी जी विपक्ष में होते उस समय थे, और उस समय वो नेता पक्ष में कौन था, सरकार में कौन थे? नीतीश बाबू। विपक्ष में होते हुए तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हुआ, तो हम पैदल मार्च करेंगे पटना टू दिल्ली। लेकिन नीतीश बाबू साथ आए। जेपी आंदोलन से सभी लोग निकले हैं, सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। साथ आए और जातिगत जनगणना बिहार में हो गई। उसको रोकने वाले भाजपा ने कितनी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक गई। और मैं तो क्या कहूँगी, भाजपा जैसे लोग राजनीति पर कलंक हैं। ये लोग अपने आप में खुद बताइए, उनके बेटे का, अमित शाह के बेटे का क्या मतलब, उनका क्या नॉलेज है? कोई नॉलेज है? यहाँ पर आकर के इनके कई सारे नेता बोलते हैं, नाम क्या ही लेना है, निशिकांत दुबे जी बोलते हैं ना कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, बेटों को राष्ट्रवादी बनाना है, यहाँ पे ये कराना है, और सीधे लंदन में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो इनका दोहरा रवैया रहा है, पूरा का पूरा इनका दोहरा रवैया रहा है। और क्या ही बोले, किनका डिग्री फर्जी है और कौन कहाँ से डिग्री बनाना चाहते तो नहीं बना लेते तेजस्वी जी क्या? माँ मुख्यमंत्री रही, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फर्जी डिग्री बनाने के लिए चाहते तो आराम से बना लेते। पर हम फर्जी लोग नहीं है, ना फर्जी काम करते हैं। हम काम में विश्वास रखते हैं और जनता भी हमें विश्वास रखती है, इसलिए जनता हमें पसंद करती है। नहीं, ठीक है, जनता पसंद करती है, लेकिन देखिए एक और बात प्रियंका जी, आपकी पार्टी पर, क्योंकि आप फाइरब्रांड बनती जा रही हैं, एक आरोप लगता है परिवारवाद का, और कहा यह जाता है कि आरजेडी के भीतर 5 देवी देवता हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव। तो बिना पंच देवता की पूजा किए, और यही पंच देवता हैं जो सब कुछ हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये परिवारवाद का आरोप जो आपकी पार्टी के खिलाफ लगता है, तो इस परिवारवाद से कब निकलेगी यह पार्टी? देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं और आप भी जानते हैं, देश में लोकतंत्र है। यहाँ तो जी। अभी तक राजा का मोनार्की तो चला नहीं आ रहा है कि राजा डिसाइड करेगा मेरा बेटा बन जाएगा प्रिंस, मेरा बेटा बन जाएगा राजकुमार, और उसके बाद राजकुमार चुन लिया जाता है, कोरोनेशन पहना दिया जाता है, मुकुट पहना दिया जाता है। यहाँ लोकतंत्र है और जनता चुनती है। और जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग हैं? वसुंधरा राजे के पिताजी कौन थे? अभी पीयूष गोयल कहाँ से आ रहे हैं? योगी जी महाराज के चाचा जी कौन थे? तो इन सारे लोगों का जो पूरा परिवार का ही नेक्सस रहा है, अब तो इन लोग परिवारवाद पे कैसे उँगली उठाएँगे? ये तो मतलब वही बात हो गया कि खाली दुस रहे हैं और अपने वही काम कर रहे हैं। तो यही बात है कि अगर जनता मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं कल को, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, तेजप्रताप जी लड़ रहे हैं, और जनता नहीं चाहेगी कि हम नहीं चुने इनको, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधे निकाल बाहर फेंकेगी। पर जनता उनको स्वीकार कर रही है तो उनको लेकर के आ रही है, नहीं चाहेगी नहीं करेगी। जिस दिन जनता चाह लेगी कि कोई यहाँ पे कुर्सी पे ना बैठे, नहीं बैठेंगे। तो ये जनता स्वीकार करती है, और जनता का एक-एक वोट इसीलिए कीमती होता है, उनके हाथों में उनकी किस्मत होती है। नहीं, एक और तीखा सवाल इसी पर। मीसा भारती को जनता ने खारिज कर दिया, राबड़ी देवी को जनता ने खारिज कर दिया, लेकिन पिछले दरवाजे से आपने सदन में पहुंचा दिया। वो पिछला दरवाज़ा नहीं है, वो राज्यसभा का सीट है, और राज्यसभा की सीट में पार्टी खुद तय करती है, खुद चुनती है कि किन लोगों को हम वहाँ भेज सकते हैं, और पार्टी भेज भी रही है। आप हमारे सांसद मनोज झा सर को नहीं जानते हैं क्या? कितने बेहतरीन वक्ता हैं, और वहाँ पे कौन उन्हें वहाँ पहुँचाया है? अपनी मेहनत से भी गए हैं, और साथ ही साथ पार्टी ने उन्हें भेजा है, और हर मुद्दे पर प्रखर तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। अभी देखिए, अभी उनको कितना घेरा गया ठाकुर के कुआँ पर, कौन-सी गलत कविता पढ़ी थी उन्होंने। पर वही है कि हम हर तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और जहाँ हमारी सीट है वहाँ पार्टी जो डिसाइड करती है वो होता है, और ऐसे नहीं कि अपने मन से कर लिए हैं, पर होता है ना कि एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हम सभी वर्गों के लोगों को भेज रहे हैं। राज्यसभा में सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक पर्सन का हो रहा है, सभी का हो रहा है, और वही कर रही है पार्टी। नहीं, आपने कहा सभी वर्गों का हो रहा है राज्यसभा में, लेकिन देखिए आपने कास्ट सर्वे की बात कही, और कहा यह भी जाता है कि आपने कास्ट सेंसस इसलिए कराया क्योंकि आपकी पार्टी को और साथ में नीतीश कुमार, जो बीजेपी का हिंदू कार्ड है, उसे फ्यूज करना था। हिंदू को जातियों से लड़ा दो, मतलब हिंदू में विखंड पैदा कर दो। तो और आपकी पार्टी के बारे में तो और भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की और यादवों की चिंता करती है। अब आप नए लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं ए टू जेड की पॉलिटिक्स करूंगा, जो पहले हो चुका उसे भूल जाइए। क्या आपको लगता है, देखिए अब तो कोर कमेटी में है, बातें होती होंगी, आपको अपने विचार रखने होते हैं, कि आरजेडी परिवर्तन के दौर में है और बदल रहा है बहुत कुछ? अभी देखिए, आप खुद अभी लिस्ट देखेंगे जिनको-जिनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया, वहाँ पर भी डाइवर्सिटी का पूरा ख़्याल रखा गया है।
उसके अलावा जब आप जाति की सवाल करते हैं और आप बोल रहे हैं कि कास्ट में तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये हिंदू समाज हिंदू तभी क्यों बन जाता है जब सिर्फ एक वर्गों के सभी हितों का बात आता है। आप खुद लोहिया के पीछे मैंने बुक रखी हुई है, मस्तराम कपूर की है, लोहिया की पूरी सीरीज़ है राम मनोहर लोहिया जी की। वहाँ वो जी। बात करते हैं, उनकी किताब है जब वो बोलते हैं जब वो बोलते हैं कि जब-जब वो हिंदू-मुसलमान की बात करें, तब-तब तुम हिंदू बनाम हिंदू की बात करना। वो हिंदू बनाम हिंदू वाली किताब में लिखते हैं। हिंदू जी। बनाम हिंदू है क्या? हिंदू बनाम हिंदू ये है कि अगर एक जाति का, एक वर्ग का शोषण सदियों से चला आ रहा है, तो जब वो हिंदू-मुसलमान में लड़ाने की कोशिश करें, तो आप वहाँ सवाल उठाओ कि पहले तो हमारा शोषण आप हमारे ही धर्म में करना बंद कीजिए। उसके हुँ, बाद हुँ। फिर हम आगे बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में भी जाति नहीं है, वहाँ भी है। तो हम हर तरीके से उसको देखना चाहते हैं कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले। आखिर कब तक आप बताइए दर्द नहीं होगा उस तबके को कि जिसके पूर्वज मार खाते रहे ऐसे ही नहीं है जगदेव बाबू कहते हैं पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएँगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएँगे, तीसरी पीढ़ी को लोग राज करेंगे। दूसरी पीढ़ी तो हमारी जेल गई। लालू जी वाली पीढ़ी जितनी थी जेल गई, उससे पहले जगदेव बाबू को खुद मार दिया गया। और अब हम तीसरी पीढ़ी हैं और तीसरी पीढ़ी तक आने के लिए भी आप हमें ना शिक्षा में आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ना राजनीति में हमारे लोग आ रहे हैं, ना विश्वविद्यालय का गेट पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसको जातिवाद कहते हैं तो ये आपका असल जातिवाद है, कि आप नहीं चाह रहे हैं कि उन वर्गों को भागीदारी मिले जिनका उस पे उनका अधिकार है। तो अब अधिकार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई होती है। अब जिस दिशा तक, जहाँ तक ले जाके लड़ना चाहिएगा हम लड़ेंगे, दीवार तक आप किसी को भी ढकेल दीजिएगा ना तो अंत में आके वो पुश बैक करेगा ही। ये वही पुश बैक है। चलिए पुशबैक है, लेकिन आप हमें ये बताइए प्रियंका जी, नरेंद्र मोदी की बात भी आपने बीच में की और नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण लेकर आ गए। आप स्वयं महिला हैं और बिल्कुल। उस महिला आरक्षण के बिल को उन्होंने पास कराया जिसे कभी संसद में फाड़ दिया गया था। आपको तो खुश जी। होना चाहिए कि अब तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, सुनिश्चित प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और प्रियंका भारती भी किसी सदन में दिखें, यह मेरी कामना होगी क्योंकि जिस तरीके से आप ओजस्वी हैं, प्रखर हैं, तो आपको तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ये ला दिया और हम आपके साथ हैं। इनके इनके पार्टी के ही नेता हैं योगी जी जो महिला महिला रिज़र्वेशन के खिलाफ में थे और जो लेकर के बिल आए हैं, ये तो ख़ैर जी। इनका मंशा भी क्लियर नहीं है कि इसको कब लागू कर रहे हैं, नहीं लागू कर रहे हैं, करना होता तो जातिगत जनगणना तो कम से कम कराए होते। और हुँ। रहा आगे का बात कि हम खुश क्यों हों? आप बताइए जब लोहिया जी बात करते हैं रानी बनाम मेहतरानी की, तो रानियाँ कौन है, मेहतरानियाँ कौन हैं? किस कम्युनिटी से मेहतरानियाँ आती हैं? तो अगर हम तो ये नहीं कह रहे ना, ना हमारे नेता तब भी आरक्षण विरोधी थे महिला आरक्षण, ना आज हम महिला आरक्षण विरोधी हैं। आप 50% दे दीजिए महिलाओं को। उनका है ना भाई इतना हिस्सेदारी आधी आबादी है। पर जी। 50 में क्या इस देश में महिला जन्म लेती है, तो उसकी जाति नहीं होती है। महिला खाली महिला के तौर पर जन्म लेती है, खाली मर्द का जाति होता है क्या इस देश में? तो जिस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी उनकी जाति देखकर की जाती है, उनको कुएँ पर पानी भरने नहीं दिया जाता उनकी जाति देखकर, तो सब महिलाएँ समान हो गई हैं। जो सवर्ण महिलाएँ एसी के कमरे में जन्म लेती हैं, बढ़िया से दूध-भात खा रही हैं, उनको शिक्षा नसीब हो रहा है, जाति का द्वेष नहीं झेलना पड़ रहा है, वो महिला और हम महिलाएँ बराबर हैं। हम मेरे वर्ग की महिलाएँ जो रोटी पका रही हैं, जो कपड़ा बुन रही हैं, जो नाला साफ कर रही हैं, जो सब्ज़ी बेच रही हैं, जो गाय-गोरू पाल रही हैं, वो महिलाएँ बराबर हो जाएँगी। जब महिलाओं में ही डिवीज़न है, फूलन देवी के साथ क्यों हुआ था सिर्फ़? सिर्फ़ इसलिए कि वो महिला थीं। उनकी जाति मैटर नहीं की थी क्या? उनकी जाति को देख कर के उनके साथ जातिवादियों ने ये सब किया ना। तो वही हम कह रहे हैं जब डिविज़न्स हैं हमारे भीतर में, सिर्फ़ जेंडर नहीं है। बहुजन महिला का तो लड़ाई सिर्फ़ जेंडर लिंग पर नहीं है, जाति पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो हम शुरू से ये डिमांड कर रहे थे कि सारा का सारा मलाई फिर एक तबका ना खा जाए, इसलिए महिला रिज़र्वेशन के अंदर कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि खाली वसुंधरा राजे, सुष्मिता स्वराज सुष्मिता जी और सुषमा जी और क्या नाम है इनका? स्मृति ईरानी जी, वृंदा करार टाइप के जितनी भी महिलाएँ हैं जो सवर्ण जी। तबके से आती हैं और इतने भरे पूरे परिवार से आती हैं, खाली ये लोग संसद पहुँचे। हम झोला बोरा भर-भर के फूलन देवी, भगवती देवी, समता देवी जैसी महिलाओं को भी संसद में पहुँचते देखना चाहते हैं और हमारी लड़ाई यही है। जब तक कोटा विदिन कोटा नहीं आएगा, हम इस बिल का विरोध करते रहेंगे और करते आए हैं। दोनों है, कर भी रहे थे, आज भी करेंगे। सवर्णों से इतनी चीड़ क्यों रहती है आपकी पार्टी? वो अभी आपने भी कह दिया, सिर्फ़ सवर्णों के लिए। इतनी चीड़ क्यों है सवर्णों से आपकी? देखिए, ये चिढ़ नहीं है, हम जी। चिढ़ेंगे क्यों? हम ए टू ज़ेड हुँ। हमारे नेता ए टू ज़ेड की बात करते हैं और आप खुद जी। देखिए पिछले जब
चुनाव हुए थे, हमारे वोटिंग परसेंटेज में सभी सवर्णों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उनका भरोसा हम पर बढ़ा। अभी ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि हम ठाकुर का कुआँ पड़ रहा है, तो हम ठाकुरों को टारगेट कर रहे हैं। हम उस तरह की मानसिकता के खिलाफ में हैं, जो जातिवादी है। सवर्णों में भी ऐसा नहीं है कि जातिवाद आप खुद बताइए ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाले कौन थे? वीपी सिंह, उनका नाम कोई कैसे भूल सकता है? तो हम उस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं जो जहाँ से आती है उसमें भी बहुत लोग ऐसा हो सकता है। अभी दलित में एक दलित दूसरे का दमन नहीं करता है क्या? पर वही है कि वो मानसिकता, वो किसी में भी हो सकती है, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं और मानसिकता का विरोधी हम तब तक रहेंगे जब तक सभी वर्गों को बराबर में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती है। हिस्सेदारी नहीं मिल जाती। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार के बाद क्या आपको लगता है कि बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथों में होगी और वे बिहार की रखवाली, बिहार की देखभाल, बिहार के विकास पर ध्यान फोकस करेंगे? तेजस्वी इतने परिपक्व हो गए हैं और इस बात के लिए तैयार हैं? देखिए, परिपक्व वो हो गए थे, ये तो 2020 में उन्होंने साबित कर दिया और जी। बाकी ये पार्टियों के बीच की बात है, जो नीतीश जी चाहेंगे, जो लालू जी चाहेंगे, जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो आपस हुँ। में मिल के तय करेंगे। पहले तो जनता चुनेगी, जनता के हाथ में है कि जनता पहले उनको चुनेगी और चुनने के बाद में फिर ये पार्टी आपस में बैठ के डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो इसमें हम क्या टीका-टिप्पणी करें, पर हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि हमारे नेता परिपक्व नहीं होते तो जातिगत जनगणना का यह मुद्दा पूरे देश में आग की तरह नहीं फैल रहा होता। हमारे नेता परिपक्व नहीं होते अगर, तो इतने रोटी-रोज़गार की बात नहीं होती। अरे बताइए जिस देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोज़गार का जुमला देकर के निकल लेते हैं और 70,000 रोज़गार पूरे देश में बाँटते चलते हैं सर्टिफ़िकेट, यहाँ 2 महीना में तेजस्वी जी परीक्षा भी करवा दिए, रिज़ल्ट भी निकलवा दिया, नौकरी भी मिल रही है। तो ये है हमारे नेता की परिपक्वता। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आज आप हमसे जुड़ी। देखिए फूलन देवी का तेवर आपके भीतर मुझे दिखाई पड़ा और आपने कहा भी कि यदि कोई लड़ेगा तो लड़ेंगे। तो आपके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं और फिर कभी हम जुड़ेंगे बिहार के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपको जोड़ेंगे। तो हम अपने दर्शकों से चाहते हैं चलते-चलते कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।